नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी दोस्ती और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के पन्ने। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने हाल ही में एक मीडिया साक्षात्कार में कहा कि अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए चीन एक स्वागत योग्य मित्र था और यह कि उनके नागरिकों को सभी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह अपने आप में एक काफी बयान है और एक पब्लिक रिलेशन के रूप में सामने आने की बजाय यह रक्तपात के अगले दौर में ईंधन प्रदान करने की संभावना रखता है जो दशकों से अफगानिस्तान में होता आया है। यह सच है कि पिछले 6 हफ्तों में कथित तौर पर 150 जिलों पर दावा करने के बाद तालिबान का मार्च सरकारी अधिकारियों द्वारा आमतौर पर दिए गए बयानों के बारे में अपने विश्वास को सही ठहराता है। सोबर विश्लेषण कहता है कि तालिबान ने 127 चीला केंद्रों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें से 10 को सरकार ने वापस जब्त कर लिया है। तस्वीर लगातार बदलती रही है क्योंकि कुछ जगहों पर सरकारी बलों की रैली रहती है और दूसरे में एक रणनीतिक वापसी प्रतीत होती है। चीन दहशत का कोई संकेत नहीं दिख रहा है जो उसे तार्किक रूप से होना चाहिए क्योंकि एक इस्लामिक अमीरात उसकी सीमाओं पर है। लेकिन फिर चीन 1990 के दशक में पहली तालिबान सरकार तक पहुंचा, यहां तक कि 2000 में मुल्ला उमर से भी मुलाकात की। बीजिंग ने काबुल और उरुमकी के बीच उड़ानें शुरू की, जबकि चीनी थिंक टैंकरों ने तालिबान नेताओं से मुलाकात की। सभी इस उम्मीद में थे कि तालिबान कार्रवाई करेगा। हालांकि मुल्ला उमर ने उस पर कुछ खास नहीं किया। इसके बावजूद चीनी कार्रवाई ने वैसे भी कारोबारी खोजबीन की। एंड्रयू स्मॉल के अनुसार बीजिंग ने समूह के साथ अपने आधिकारिक संपर्क जारी रखे। पाकिस्तान में सेंधक खदानों में तालिबान के साथ गुप्त बैठकें की, जो कि चाइना मटेरियलिस्टिक कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पर एक परियोजना है। इस बीच क्लासिक चीनी हैजिंग के बाद क्या हुआ? चीनी वाणिज्य दूत ने घोषणा की कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सालाना $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाएगा, जबकि वास्तविक तथ्य यह था कि नवंबर 2018 से 2019 के बीच चीन ने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 1200 टन पाइन नट्स का आयात किया। फिर 5 नेशन रेलवे प्रोजेक्ट है जो चीन, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को आगे तुर्की और उसके बाद यूरोप से जोड़ेगा। परियोजना अभी भी व्यवहारिकता अध्ययन के चरण में है और बहुत कुछ नहीं हुआ है। पिछले दिसंबर के अंत में NDS ने काबुल में एक चीनी जासूसी रिंग के विवरण का खुलासा किया था। एजेंसी ने 10 चीनी नागरिकों को पकड़ा था, जिनमें से 2 हक्कानी नेटवर्क के सीधे संपर्क में थे। इरादा विशेष रूप से बदख्शा क्षेत्र में सक्रिय उइगुरों को जड़ से उखाड़ फेंकने का था। उन्होंने ETIM में शामिल होने के इच्छुक लोगों को लुभाने के लिए एक नकली आतंकवादी समूह की स्थापना भी की। संक्षेप में उन्होंने न केवल अफगान सरकार के साथ संपर्क करना पसंद किया, जिसने पहले उइगुरों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए चीन को सौंप दिया था, बल्कि अपना छोटा संगठन भी स्थापित किया। यह हेजिंग भी और सबसे खराब किस्म की है। इस अनुमानित निवेश का एक अंश भी अफगानिस्तान को स्थिर करने में मदद करता। इसके बजाय काबुल को राजस्व में कुछ USD बिलियन का नुकसान हुआ। यह एक ऐसा सवाल है जो शायद इस तथ्य पर टिका है कि इस तरह के निवेश की गनी सरकार को स्थिर कर दिया होगा, जिसका पाकिस्तान द्वारा स्वागत नहीं किया गया होगा, और इस तरह तालिबान नेताओं के लिए, हालांकि जमीन पर कमांडरों के लिए नहीं। हालांकि इस समय भारत में मीडिया का ध्यान गोबी रेगिस्तान में PLA ग्राउंड फोर्स अभ्यासों पर अधिक केंद्रित है। यह देखते हुए कि चीनियों ने अनिवार्य रूप से उस लिखित समझौते से इनकार कर दिया है जो फरवरी की शुरुआत में हॉट स्प्रिंग गोगरा क्षेत्र, जो कि देपसांग मैदानों में काफी कम है, अलग होने के लिए पहुंचा था। इन क्षेत्रों में भारतीय गश्ती को पारंपरिक गश्त बिंदुओं तक पहुंचाने से रोकने के अलावा PLAJF प्रमुख निर्माण गतिविधियों में भी शामिल है, जैसा कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है। नई दिल्ली को विशेष रूप से देपसांग मैदानों में PLA के तियानवेंडियन फॉरवर्ड पोस्ट के आसपास और चीनी गतिविधियों के बारे में चिंतित होना चाहिए। सेक्टर की इमेजरी के विश्लेषण से पता चलता है कि चीनी एक नई सीमा का निर्माण कर रहे हैं जो विस्तारित होने पर
PP4 और PP5 के बीच बिंदुओं को विभाजित करने की क्षमता रखता है। PLA पश्चिम तिब्बत और तारिम बेसिन में अपने निर्वाह ठिकानों के सामान्य विस्तार के साथ साथ ड्रोन गतिविधि के माध्यम से भारतीय पक्ष पर दबाव बनाना जारी रखता है। इन प्रवृत्तियों के बावजूद ऐसा लगता है कि चीनी पहले से ही उतने ही विस्तार कर चुके हैं जितना वे पूर्वी लद्दाख में चाहते थे। क्षेत्र में उनकी परिचालन गति को भारतीय पक्ष को वहां व्यस्त रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि PLA LAC के अन्य वर्गों की जांच करता है। हालांकि इन राज्यों में वाटरशेड में चीनी दावे अपेक्षाकृत मामूली हैं और इसका उद्देश्य कुछ भारतीय संरचनाओं को स्थिर रक्षा में बांधना है। इसी तरह सिक्किम के उत्तर में दर्रे में चीनी गतिविधि के बारे में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत के पास इस क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई के विश्वसनीय विकल्प है। इसके अलावा इसके लायक क्या है? चीनी प्रधानमंत्री ने 2005 में सार्वजनिक रूप से कहा था कि सिक्किम अब भारत और चीन के बीच कोई समस्या नहीं है। यह भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर अपनी मुख्य दावे के आवधिक चीनी दोहराव के ठीक विपरीत है। मैकमोहन लाइन को कभी स्वीकार नहीं करने के बाद चीन 2006 में कई रूपों में अपने दावों को खुले तौर पर बता रहा है, जिसमें भारतीय राज्यों में स्थानों का मनमाने ढंग से नामकरण शामिल है।